हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। मैं मानता हूं कि आज क्लास जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को लेट मिल रही है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको भी हम छोड़ नहीं सकते थे, इसी वजह से क्लास जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को लेट मिल रही है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सेकेंड वीक के जो करंट अफेयर्स हैं ये आप लोगों को कल मिल जाएंगे, तो जो हमारा बैकलॉग है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहली तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें, आप ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं फेस्टिवल। आप लोगों को 30% जो है वो डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिल जाएगा। और जो प्रिपरेशन बूस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वीआरडब्ल्यू दोनों का लाइव हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अभी जो यहाँ पे कंटेंट है वो कंप्लीटली अपलोड नहीं करा गया है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐड होते जाएंगे। तो आप लोगों को जो अब जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना कि एग्जाम्स जो है वो नवंबर या दिसंबर में होने के चांसेस इसमें दिखाए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है ये आप लोगों का एक रामबाण की तरह हेल्प करेगा इस तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी रिसेंटली केबल टेलीविजन नेटवर्क सीटीएन रूल 1994 का जो है उसको अमेंड करा गया है। उसमें कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट करी गई है, किसके द्वारा करी गई है ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट जो है वो करी है। सबसे पहला होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय मिनिस्टर कौन है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला और तीसरा पार्ट है वो बिल्कुल सही है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो है उनको अब सबमिट करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ऑफ एमआईबी। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अब प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी हर रिन्यूअल के ऊपर। जो रजिस्ट्रेशन जो होती है उसका रिन्यूअल अब टाइमली बेसिस पे होगा, और उस पर जो है 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लगाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है आपको ये भी याद रखना है कि ये किस में हुई है। ये जो रूल्स ऑफ 1994 के हैं उनमें यहाँ पे ये अमेंडमेंट करी गई है। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल का, तो ये 5 साल का नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये अप्रूव या रिन्यू किया जाएगा 10 सालों के लिए। तो ये तीनों डेटा जो है आपको याद रखने हैं। देखो आमतौर पे अब जो आपके एग्जाम्स ओएमआर बेस्ड कहा जा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। लेकिन जो सीबीटी बोर्ड पे अभी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स की, उनमें आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे भाई आपको बता देता हूँ कि यूनियन मिनिस्टर इस समय कौन है, तो वो है अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी जो है इस समय हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमीरपुर है। हमीरपुर कहाँ पे आती है, तो हमीरपुर आती है हिमाचल प्रदेश में। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो वापस से इंडेक्स आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर कौन से साल का इंडेक्स याद रखें। देखो जो अभी 2023 चल रहा है आपको इसका तो याद रखना ही रखना है, जो रिसेंट आ रहे हैं। बट आपको इससे 1 साल पहले के यानी कि 2022 के भी याद रखने हैं। जनवरी से लेके जितने आपके, अगर मैं बात करूं जून तक जो इंडेक्स आए थे 6 महीने के, वो मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में कवर करवा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। और जब दिसंबर आएगा तो मैं एक कंप्लीट जनवरी से लेके आपके दिसंबर तक के करंट अफेयर का एक सीरीज जो है वो ले आऊंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाए। अब बात करेंगे यहाँ पे 16th एडिशन जो हुआ था गवर्नमेंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। पहला पॉइंट जो कि पेपर में पूछा गया है, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ है, 2 से 3 एग्जाम्स मैंने खुद देखा है कि ये जो इनोवेशन इंडेक्स है ये पब्लिश कौन करता है। देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कि इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है। तो देखो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 40वां। इंडिया जो है 40th रैंक पे रहा है। टोटल 132 इकोनॉमीज में से यहाँ पे आया है। पहला रैंक किसका रहा है वो भी आपको याद रखना है, वो रहा है यहाँ पे सिंगापुर का। तो सिंगापुर यहाँ पे पहले पे है। और इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है यहाँ पे 40वां। अब होमवर्क क्या है आप लोग गेस कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा इंडिया का रैंक 2022 में क्या था। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, ये आपको वैसे तो अक्टूबर 3rd वीक में करंट अफेयर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक इंडेक्स और आया है, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है, वो है हंगर इंडेक्स का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आज जो मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ ये आउट हो चुका है।
इसमें इंडिया का जो रैंक रहा है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रखा है 111, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत बुरी हालत है। इनफैक्ट उनका रैंक भी जो है हम लोगों से काफ़ी ऊपर रखा गया है। अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान का रैंक 102 है, बांग्लादेश 81 है, नेपाल 69 है और यहाँ तक कि श्रीलंका जो है वो भी 60th रैंक पे रखा गया है। और ये कहा गया है कि वो हमसे काफ़ी बेटर है इस इंडेक्स में। अब देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा सीधा इस इंडेक्स को नकार दिया है। कहा गया है, इस पे सवाल उठाए कि जो ये इंडेक्स लॉन्च करा गया है, जो पैरामीटर सेट करे गए हैं, वो सही नहीं है। तो देखो, जब कोई इंडेक्स इतना न्यूज़ में रहता है तो वो पूछे जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 111वां रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने नकार दिया है, जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर मैं बात करूं, सितंबर लास्ट वीक में सेबी के द्वारा एक्सटेंड करी गई थी डेडलाइन फॉर एडिंग नॉमिनीज टू डीमैट अकाउंट्स एंड सबमिटिंग पैन एंड केवाईसी डिटेल्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स। कब तक ये जो है अब जो है एक्सटेंड कर दी गई है? पहला क्वेश्चन तो ये बताइए। तो देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक। अब डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक आ जाते हैं आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स, जिसमें आप अपने डेली लाइफ पे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं। एक आ जाते हैं करंट अकाउंट्स, जो आपको बैंक में दिखते हैं, जिसमें जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है या कोई एक बिजनेस करता है, उनके लिए करंट अकाउंट्स होते हैं। वैसे ही अलग अलग टाइप के आते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत पड़े तो आप पैसा निकाल सकते हैं, वो बैंक आपको देता है। तो अलग अलग। वैसे ही अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में करना है, तो उसके लिए आ जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट्स में। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इन डीमैट्स अकाउंट्स के लिए नॉमिनी ऐड करने की जो एक डेडलाइन रखी गई थी, और जो आपका पैन और केवाईसी डिटेल है, जो आपको फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर जितने भी है, वो 31 दिसंबर तक जो है अब आपको करवाना है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जो म्यूचुअल फंड जो होल्डर्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा नहीं, 1 जनवरी 2024 तक की डेडलाइन जो है वो दे दी गई है सेबी के द्वारा। सेबी यहाँ पे इसको करता है मॉनिटर पूरा का पूरा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए जो है वो 1 जनवरी है, और जो हमारे बाकी हैं, जो फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, उनके लिए 31 दिसंबर है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक बार पढ़ लेना कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने अक्वायर करा है इंडिया का पहला एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट through a finance lease transaction with HSBC via the Gujarat International Finance Technical Tech City, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है। ये इंडिया का पहला A350 एयरक्राफ्ट है, जो गिफ्ट सिटी के साथ मिलके एक्वायर करा गया है। किसके द्वारा, किसने करा है इसको? ये करा गया है एयर इंडिया के द्वारा। ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि फाइनेंस लीज पे लिया गया है। HSBC साथ में इन्वॉल्व है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। और गिफ्ट सिटी ने भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करी है। और ये पहला स्केड्यूल कैरियर जो है ये एक्वायर करा गया है एक एयरक्राफ्ट के जो है रजिस्टर्ड जो है एंटिटी रजिस्टर्ड है गिफ्ट सिटी में। तो इसको याद रखना, ये भी न्यूज़ में था। बहुत बुरी हालत है इस समय। लेक्चर रिकॉर्ड करते समय भी ज़्यादा बोलने के लिए मना करा, बट लेक्चर लेट हो चुका था तो ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और आज रात को 9 बजे आप लोगों की क्लास है एक और, जो लाइव क्लास होगी हमारी रीजनिंग की, तो उसमें भी आप लोग याद से जुड़िएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जिसे ITD डे भी कहा जाता है, 2023 का ऑब्जर्व करा गया है अक्रॉस द ग्लोब। थीम इसकी थी ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। पहला पॉइंट। दूसरा, ये कब मनाया गया था? तो देखो, ये मनाया गया था 30 सितंबर 2023 के दिन। हर साल इसको मनाया जाता है। कौन सी फेडरेशन है जो इसको मनाती है? तो ये मनाया जाता है FIT के द्वारा, यानी कि अगर मैं इसको बताऊं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स जो है वो इसको बनाते हैं। और क्या एक सिग्निफिकेंट रोल जो ट्रांसलेटर प्ले करते हैं उसको यहाँ पे
ऑब्जर्व करा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है यहाँ पे। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के जो डे की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर पहली बार पूछा जाए कब बनाया गया था, तो ये 2017 में बनाया गया था, ज़्यादा पुराना दिन नहीं है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? FIT के, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के, तो वो आपको दिखेंगे पेरिस में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 4th स्टेट बनी है इंडिया में जिसने इंप्लीमेंट करी है कैबिनेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट सिस्टम टू प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4th स्टेट कौन सी बनी है, और अगर आपको बताओ कि अगर आपको याद रखना है इसमें कि पहली स्टेट भी कौन सी थी जिसने ये कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आई थी। तो देखो 4th जो रिसेंटली न्यूज़ में थी वो है आपकी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 4th स्टेट ऐसी बनी है जिसने इसको करा है। अगर हम बात करें और ये दूसरी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी थी जिसने कैबिनेट को लॉन्च करा था, तो वो थी अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली स्टेट कौन सी थी या कौन सी 4 ऐसी हैं जिसने यहाँ पे इसको लॉन्च करा है, तो जो पहली थी वो थी उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पहली स्टेट थी जिसने कैबिनेट जो है वो लॉन्च करा था। उसके बाद दूसरी स्टेट कौन सी थी? दूसरी थी आपकी उत्तर प्रदेश, तीसरी थी आपके अरुणाचल प्रदेश, और 4th जो है वो बनी है अभी आपकी त्रिपुरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वुमेन रिजर्वेशन बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। ये जो बिल था ये न्यूज़ में भी था, और ये आप लोगों को वैसे भी पता चलना रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये कभी ना कभी आपको किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो आया गया था। आपको बता दूं जो पॉइंट नंबर A और C है ये बिल्कुल सही है, पॉइंट नंबर B में क्या गलत है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल था क्या और वो न्यूज़ में रहा क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने ग्रांट करा है एसेंट टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके तहत अब 33% रिजर्वेशन जो है, जो 1/3 रहेगा टोटल हमारी सीट्स का लोकसभा में, वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रहेगा, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ जो NCT है दिल्ली में, यहाँ पे ये अब लागू होगा। ये जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था, ये कब लिया है आपको डेट भी याद रखनी है। ये किया गया था 28 सितंबर 2023 में। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे अगर आप लोगों को एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगा। टोटल कितनी सीट्स होंगी? 1/3 यानी कि 33% जो सीट है वो रहेगी। ये जो बिल है इसने इंट्रोड्यूस करा है आर्टिकल 332A में, जिसमें मैंडेट रहा है ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का, और हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं बताऊं तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ये आपको स्टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है, आपको सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, जो पॉइंट नंबर 2 गलत है, ये जो बिल है रिकॉग्नाइज करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट में करा गया है, तो मैं आपको बता दूं ये करा गया है 128th अमेंडमेंट एक्ट के लिए, और इसको रेफर करा गया है एज नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अभियान जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। तो ये जो पॉइंट है 128th अमेंडमेंट हुई है। अगर इस पॉइंट की बात करूं, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊं तो इसका आंसर होगा ओनली A एंड C, बट मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो आपको इसके बारे में डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर मैं बात करूं, ये जो है कैनॉट बी इनेक्टेड इनटू लॉ अंटिल द ईयर 2026, और इसके साथ ही ये जो इफेक्टिव ये कब से होगा, जब डिलिमिटाइजेशन जो चल रहा है प्रोसेस
उसको पूरी कंट्री में कैरी आउट नहीं किया जाता, उसके बाद ही ये जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये भी आप लोग याद रखना कि ये कब से शुरू होगा, 2026 से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, सेकेंड एडिशन था। देखो जो सेकेंड एडिशन है यानी कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है एनपीएस दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला एडिशन जो था वो भी 1 अक्टूबर को ही था। एनपीएस दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था पिछले साल ही। जो पेंशन मैनेजमेंट कंपनी है इन्होंने लॉन्च करा है इस बार एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स। ठीक है, अपने आप में पहली बार ऐसा किया गया है। अब ये किसके साथ मिलके या किस कंपनी ने शुरू करा है ये, तो देखो ये करा गया है एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट के द्वारा। एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट ने यहाँ पे इसको शुरू करा है, ये सेकेंड एडिशन है। और एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स जो शुरू किया गया है, ये पहला अपने आप में इंडस्ट्री का ही एक पहला ऐसा है जिसमें जो पीएफआरडीए है, जिसे हम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, उसके साथ मिलके ये बनाया गया है। देखो एनपीएस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एनपीएस जो है ये वॉलेंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम रहता है, जिसमें मान लीजिए जैसे मैं काम करता हूँ किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम होता है। अब मेरी मान लीजिए सैलरी है, उसका एक पार्ट जो है वो जाएगा कहाँ पे, वो पार्ट जो है वो मेरी सैलरी से मान लीजिए 10,000 सपोज जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी 10,000 जो है वो एनपीएस में जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है। और ये जो है लॉन्च कब किया गया था, एनपीएस सिस्टम 2004 में किया गया था। जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको हटा के ये नया जो लॉन्च करा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि अब मैं काम करता हूँ तो सिर्फ मैं ही इसमें कर सकता हूँ। इसमें इंडियन सिटीजन जितने भी हैं 18 से 70 के, इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बट इसमें गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट पहला प्रेफरेंस इंडेक्स जो है किसने लॉन्च करा है, एचडीएफसी ने लॉन्च करा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एमओयू साइन करा है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ टू फंड अगेंस्ट ENWRS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो बताइए किसके ने किया है। जितने भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आरबीआई का एग्जाम होने वाला है, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये अभी रिसेंटली साइन करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, परमवीर चक्र अवॉर्डी जो है उन्हें नॉमिनेट करा गया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट का एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। देखो ये जो क्वेश्चन है जो जम्मू कश्मीर से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। कैप्टन बाना सिंह को जो है नॉमिनेट करा गया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए एम्बेसडर। ये परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, इन्हें यहाँ पे ये अपॉइंट करा गया है। देखो ये जो वॉर अगेंस्ट वेस्ट एक कैंपेन शुरू करा गया था, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये शुरू किया गया है, ताकि जितनी भी हम लोगों के जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है या जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन चैलेंजेस रहते हैं रूरल जेएंडके में, उसके अगेंस्ट जो ये वॉर शुरू करी है, इसके लिए कैप्टन बाना सिंह जो है उनको जो है एम्बेसडर अपॉइंट करा गया। आप लोग सोचेंगे कि कैप्टन बाना सिंह को ही क्यों करा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इनसे ये उम्मीद है कि ये जो है अवेयरनेस को करेंगे क्रिएट जो लोगों के बीच में, और एनकरेज करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। और जो लोकल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, उन्हें ये जो है गाइड करेंगे किस तरीके से हम लोग वेस्ट जो है रिडक्शन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना। और कैप्टन बाना सिंह के नाम पे एक स्टेडियम भी है आरएसपुरा जम्मू में, और उस कैंपेन को जो शुरू किया गया है स्वच्छता ही सेवा SHS 2023 कैंपेन, तो ये भी यहाँ पे शुरू किया गया है। अब कैप्टन बाना सिंह के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में किया गया था 21,000 फीट पाकिस्तान सोल्जर्स के अगेंस्ट 1987 में। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। ठीक है, 1987 में शुरू किया गया था। ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, और ये क्वाड पोस्ट जो थी सियाचिन ग्लेशियर की, वहां पे ये चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें, सियाचिन ग्लेशियर का जो कुमार पोस्ट है, इस पोस्ट को भी याद रखना, ये तो अब टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। और जो रिकैप्चर करा गया था जिस जगह को, सियाचिन ग्लेशियर को, इनकी मदद के द्वारा, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है बाना टॉप।
अब यहाँ पे अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, आपको ये चीज़ें नहीं पता, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। तो कैप्टन माना सिंह को बनाया गया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्हें चेयरमैन इलेक्ट करा गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 1 साल के लिए? तो देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, पीटीआई के चेयरमैन बनाए गए हैं शांत कुमार जी। के एन शांत कुमार जी को जो है यहाँ पे अपॉइंट करा गया है। और अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करी जाए, वाइस चेयरमैन की, तो वो बनाया गया है प्रवीण सोमेश्वर जी को। दोनों रिसेंट अपॉइंटमेंट है, पेपर में देख लीजिएगा। चेयरमैन पूछा गया है, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन बने हैं के एन शानत कुमार जी, और वाइस चेयरमैन जो बने हैं वो है प्रवीण सोमेश्वर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर साल एक अक्टूबर के दिन, मैंने इसका आंसर पहले ही आपको दे दिया है, हर साल 1 अक्टूबर के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। ये हम लोगों ने जो इस साल मनाया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, एक सेकेंड रुकिएगा, fulfilling the promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Person Across Generations। इसकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ये भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है, और ये 33rd एनिवर्सरी थी, मतलब 33 साल से मनाया जा रहा है, तो बहुत पुराना है। बट इसकी जो थीम है वो आप लोगों को एक बार याद रखनी है, क्योंकि इस तरीके के जो डेज होते हैं, खासतौर पे जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते हैं, जो आपके एग्जाम्स लास्ट ईयर एंडिंग में आते हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, त्रिपुरा के ही जो चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा, इन्होंने लॉन्च करा है युवा त्रिपुरा, नातुन त्रिपुरा, आत्मनिर्भर त्रिपुरा 2 डैश। अब ये जो स्कीम लॉन्च करी है, या फिर जो एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा है, पहले तो आपको ये क्वेश्चन बता दूं, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। नाम में ही अगर त्रिपुरा है तो देखो, ये तो पूछा जाएगा नहीं कि किस स्टेट ने लॉन्च करा है, तो ये त्रिपुरा ने करा है। सीएम जो है मानिक साहा जी, इन्होंने इसको लॉन्च करा है। अब ये किसके लिए करा है? देखो, यहां से अब आप लोग अगर ऑप्शनल अप्रोच से जाओगे तो आप इसको गेस भी कर सकते हो। ये करा गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं युवा, नातुन और आत्मनिर्भर। 2 वर्ड तो आपको समझ आ ही रहे होंगे। नातुन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली जो एनकरेज करने की बात करी है, वो किस तरीके से जो युवा है वो अपनी बिजनेस यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है। और 100 ऐसे जो युवा होंगे उनको सिलेक्ट करा जाएगा, जिनकी एज जो है 18 से 45 ईयर्स होनी चाहिए। और उनको क्या होगा, त्रिपुरा की जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, और उनको हेल्प करी जाएगी कि वो यहाँ पे इसको एक अपने जो इंडस्ट्रियल या बिजनेस यूनिट जो है उसको सेटअप कर सके। तो ये एक इवेंट जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आरोग्य मंथन 2023 इवेंट हुआ था, जिसको होस्ट करा था NHA ने, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, सितंबर लास्ट वीक में। तो इसके बारे में आपको पहले बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सही है। पहले आप लोग एक बार ये अगर देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो अभी आप लोग रिसेंटली केएस का एग्जाम देके आए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। तो बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सही है। एक बार आप लोग इस स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग क्या कहते हैं, क्या होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें जो आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें इस इवेंट के दौरान 5 साल कंप्लीट हुए हैं आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के, और 2 साल कंप्लीट हुए हैं आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के, ABDM और PAVPMJAY के। आपको बता दूं, एक टाइम था जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत जो कार्ड में हुई थी वो जम्मू कश्मीर से हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने, वो ये है, एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ी स्क्रीन हैंग हो रही है, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे जी, अब ठीक है। हाँ, इस इवेंट के दौरान जो टॉप अगर बात की जाए, या बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो थी वो कौन सी थी, वो थी असम। इस साल जो थी वो असम थी।
और अगर हम बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, वो गलत लिखा है। उत्तर प्रदेश जो थी वो अवॉर्डेड नहीं की गई है टॉप स्टेट इन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो लिंक करे गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने टॉप करा है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में। तो ये आपका एक होमवर्क ही है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर ओनली ए एंड बी है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रजिस्टर्ड करे हैं हाईएस्ट अपने आप को आभा पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? देखो, इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है ये ओपन हुआ है आपके हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना में हमारे यहाँ पे 40th जो थी यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, जिसका नाम था आपका, सॉरी 39th जो थी वो यहाँ पे थी। 40th तो थी आपकी धोलावीरा, और उसके अलावा दो और जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब वो जो दो ऐड हुई हैं उनके नाम आपको याद रखना है। उनके नाम क्या है? एक तो है आपका शांति निकेतन, और दूसरा क्या है आप लोगों को वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। शांति निकेतन जो है वो 41st है। शांति निकेतन है कहाँ पे? ये आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। और जो 42nd है वो है आपके होयशाला टेम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों ने देखा जेके एसएसबी एग्जाम्स में बहुत बार ये दोनों पूछे जा चुके हैं। अब जो नंबर है वो इनका है। जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन या हेरिटेज कल्चर पूछा जाता है वो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन जो है वो जनरेट होंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। ऊकला जो है एक कंपनी है, ये टेस्ट करती है कि इंटरनेट स्पीड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ऊकला ने स्पीड टेस्ट करा है, ग्लोबल इंडेक्स इसने रिलीज करा है। आपको बताना है इंडिया का रैंक यहाँ पे क्या रहा है। देखो, टोटल जो 72 रैंक जो है इंडिया ने जंप करे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों का रैंक था 2022 की अगर बात करूं तो आपको ये भी याद रखना है, हम लोग 119th पॉइंट पे थे। इस साल हम लोगों ने जो जंप लगाई है वो बहुत लंबी जंप लगाई है यहाँ पे, और हम लोगों का जो रैंक है वो आया है इस बार 47th। तो ये जंप आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। इसको याद रखना। 72 प्लेसेस जो है हम लोगों ने लीड करी है, एक जंप लगाया है, 72 लोगों को पीछे छोड़ा है इस रैंकिंग में मीडियन मोबाइल नेटवर्क स्पीड्स में। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, हम लोगों ने 2G पे भी काम करा। बहुत टाइम से हम लोग जो है 4G पे ही काम कर रहे हैं, अब तो इनफैक्ट 5G भी आ चुका है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है, और अगर मैं यहाँ पे इंडिया की स्पीड बताऊँ तो हमारे यहाँ पे स्पीड जो आज की डेट में चल रही है वो है 52 Mbps, 50.21 Mbps। और अगर पूछा जाए टॉप पे किसने है तो देखो वो है यूएई का। रैंक 1 रहा है यूएई का, और यूएई की अगर स्पीड पूछी जाएगी तो वो है 210.89 Mbps। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। सेकंड पे कतर है, थर्ड पे कुवैत है, बट आपको सिर्फ फर्स्ट और इंडिया का जो रैंक रहा है इस साल का और जो 2022 का है वो दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नबार्ड के द्वारा नबार्ड ने क्या करा है, कितने करोड़ जो है पहला AAA रेटेड इंडियन रुपी डिनोमिनेशन सोशल बॉन्ड जो है देके कमाया है। कूपन रेट इसका रखा गया है 7.63। तो आपको एक इस वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड था इंडिया का। और नबार्ड ने कितना रेस करा है, तो नबार्ड ने करा है 1,40,40.50 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है, ये अमाउंट आपको एग्जैक्ट याद रखना है। खासतौर पर तो उन लोगों को याद रखना है जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे, फिर वो हमारा इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने एक नया बनाया है, उस पर आपको रिक्रूटमेंट के लिए हम चीज़ें दे देते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे स्पेशली सारे नोबेल प्राइजेस विनर्स जो है उनकी लिस्ट जो है अपलोड कर दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर डाउनलोड करके याद रखें। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है ये अवार्ड। देखो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो एक तो मिला है आपका कैटलीन कारिको को, जो हंगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा मिला है ड्रू वेस्टमैन को, जो कि आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं। अब इनको किस फील्ड के लिए ये अवार्ड मिला है, किस चीज़ में ऐसा क्या करा है इन्होंने? जो इफेक्टिव mRNA वैक्सीन बनाया था
कोविड-19 के अगेंस्ट, तो उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और नोबेल प्राइज़ जो है ये सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है इस फील्ड का। मैं एक बार आपको यहीं पे सारे के सारे जो विनर्स हैं उनकी डिटेल जो है यहाँ पे आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। पहली अगर मैं बात करूँ, आप इसी का ही स्क्रीनशॉट ले लेना। इकोनॉमिक साइंसेस में किसको मिला है, या अगर मैं बात करूँ नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमी किसको मिला है, इकोनॉमिक साइंसेस में ये किसको दिया गया है, तो ये मिला है क्लॉडिया गोल्डन को। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जो यू शेप्ड जो कर्व है फीमेल लेबर में, उसकी स्टडी पे इनको ये अवार्ड मिला है। उस पे इन्होंने काम करा है कि 200 साल की जो पार्टिसिपेशन का जो एक पीरियड आता है, किस तरीके से डिक्लाइन रहती है, ट्रांजिशन उसके बाद वापस से होता है 19th सेंचुरी से लेके अभी तक 200 साल का इन्होंने पूरा एक रिसर्च जो करा है, किस तरीके से जो सोशल नॉर्म चेंज हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो हो रहे हैं, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वो मिला है कैटलिन को, कैटलिन कारिको को और ड्रू वेस्टमैन को। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने mRNA कोविड-19 वैक्सीन के अगेंस्ट ये जो इन्होंने बनाया था वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स का किसको मिला है, फिजिक्स का ये अवार्ड दिया गया है पेरे एगोस्टिनी को। इनके साथ साथ ये अवार्ड मिला है फेरेंक क्रॉस को। तीसरा नाम है यहाँ पे एने विलियर। ठीक है, इनको किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, इन्होंने जो टेक्निक्स करी है जनरेट की, किस तरीके से पल्सेस ऑफ लाइट या फिर इनेबल करा है प्रोफाउंड स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को, इन मैटर को, तो इनके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री का अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है मोंगे जी बेवेंडी को और लुइस ई ब्रूस और अलेक्साई आई इकिमोव को। ठीक है, और लास्ट में आता है लिटरेचर। लिटरेचर का अवार्ड दिया गया, इनको किसके लिए मिला है, तो इन्होंने जो है सिंथेसाइज ऑफ क्वांटम डॉट्स इन टाइनी नैनो पार्टिकल्स। इसके अलावा लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे जॉन फॉसे को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनोवेटिव प्लेज लिखते थे उसके लिए मिला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाएगा वो है पीस प्राइज का, ये दिया गया है ईरान की जो एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी को। जो इन्होंने काम करा है, जो राइट्स के लिए जो वुमेन को दबाया जाता है ईरान में, उसके अगेंस्ट इन्होंने पूरा काम करा है, तो इन्हें यहाँ पे अवार्ड जो है दिया गया। और ये करंटली जो है जेल में है। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, जो बच्चा इनको याद करने की एक ट्रिक कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जो सबसे अच्छी ट्रिक होगी उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी याद हो जाए। पेपर में एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आएगा जो आपके एग्जाम होने हैं, तो ये 1 नंबर आप लोग सिक्योर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें, जो पहली विमेन बनी है जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा, CIF के द्वारा। तो देखो ये पर्सनली बताऊं, इनको कभी आप सुनना, आप इनकी कभी बुक्स पढ़ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी हाईली मैच्योर लेडी जो है ये यहाँ पे है। इन्फोसिस के जो चेयरमैन है उनकी बीवी है ये। तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है एक बहुत ही रिनोन्ड ऑथर है, और ये चेयरपर्सन भी है इन्फोसिस फाउंडेशन की। तो इनको याद रखना है, पहली विमेन बनी है ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स में जो कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने अप्रूव करा है रीअपॉइंटमेंट ऑफ नितिन गुप्ता एज अ चेयरपर्सन ऑफ डैश फॉर ए टेन्योर ऑफ 9 मंथ। तो देखो 9 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है यहाँ पे नितिन गुप्ता को CBDT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इन्हें जो है एक्सटेंशन जो है वो मिल चुका है। तो इसको आप लोग पहले याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, आज क्लास थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है लंबी, तो अब थोड़ी स्पीड में चलते हैं। ये दिन आप लोगों को याद रखना है, इंटरनेशनल डे है। जो रखा गया है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर रखा गया है, क्योंकि आपको पता है वो कहते थे सत्य और अहिंसा ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अहिंसा के लेके ये बहुत ही ज़्यादा प्रचारित
प्रचार करते थे, तो नॉन वायलेंस जो डे है इंटरनेशनल, वो भी इनके जन्म दिवस पे ही रखा गया है। 2 अक्टूबर को रखते हैं ये दिन। और ये जो है कौन सा एडिशन था, तो ये 17th एडिशन था इसका। और 154th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इस दिन जो एम रखा गया है वो ये है, से नो टू वायलेंस के ऊपर। बट ज़्यादा आप लोगों को पता है कि आजकल डेज का इतना महत्व होता नहीं है। ठीक 5 से 6 दिन बाद दुनिया में एक और जंग जो है वो छिड़ चुकी है, गाजा पट्टी में, जो हमास है और इसराइल के बीच में। तो ये आप लोगों के सामने नॉन वायलेंस कितना ज़्यादा प्रचारित हो रहा है पूरे दुनिया में। नेक्स्ट पे आते हैं, 69th वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया गया था अक्रॉस इंडिया। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ वीक जो है, इस पे डेट पूछी जाती है, इसको याद रखना। 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कंफ्यूजन के लिए आपको 1 से 7 भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको याद रखना, 2 से ये क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए हम लोग इसको जो है वो 2 अक्टूबर से मनाते हैं, 1 अक्टूबर से नहीं। और सितंबर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ऑब्जर्व होता है पोषण माह के रूप में, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में। वैसे ही अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डे पे जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीक की, इसमें एक थीम भी रखी गई थी। तो इसकी थीम क्या थी, वो थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3 मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये हम लोगों का अपना इंडियन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर 2023 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड करा है R21 मैट्रिक्स एम। ये एक नई मलेरिया वैक्सीन है जिसको डेवलप करा गया है, किसके द्वारा। तो देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है कि किसके द्वारा ये करा गया है। ये करा गया है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। और पेपर में ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जो नया वैक्सीन बनाया गया है उसका नाम क्या है, उसको याद रखना। तो R21 मैट्रिक्स एम जो है वो याद रखिएगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर रिकमेंड करा है तो फिर तो आपको ये पता होना ही चाहिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के द्वारा इन्होंने कोलैबोरेशन करा है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ मिलके। और ये पहला बायलेटरल फंड जो है बनाएंगे IJF के नाम से, यानी कि इंडिया जापान फंड के नाम से, जो होगा कितने रुपए का, तो ये होगा 49 बिलियन का। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिक्स का अवार्ड किसको मिला है, वो इन तीनों को मिला है, इसको याद रखना है। और कमेंट में आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो लिखनी ही लिखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है ICC मेन क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का। तो इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो इनसे बेहतरीन जो है वो एम्बेसडर नहीं मिल सकता। सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें बनाया गया है यहाँ पे। तो अभी तक वर्ल्ड कप में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है वो काफ़ी मज़ा आने शुरू हो चुका है। जैसे कल थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो अब जो है थोड़ा सा मज़ा जो है वो अब इसमें आना शुरू हो चुका है। पॉइंट टेबल को देखते रहा करिए जो क्रिकेट लवर्स हैं, तो अब आपको थोड़ा सा जो है ये इंटरेस्टिंग जो है देखने को शुरू हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आज एक होमवर्क आप लोगों का, देखते हैं किस बच्चे की प्रेडिक्शन सही होगी। आप अपने जो फेवरेट, जो आपको लगता है कि सेमीफाइनलिस्ट होंगे, उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जो आपको लगता है। फिर देखते हैं किस बच्चे की प्रेडिक्शन सही निकलेगी, कमेंट जरूर करना, देखते हैं कि कितना बच्चा यहाँ पे सही कहता है। नेक्स्ट बात है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। देखो एक होता है हमारे इंडिया में टीचर्स डे जो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। तो ये यूनेस्को ऑब्जर्व करता है, ठीक 1 महीने बाद वर्ल्ड में मनाया जाता है। हम इंडियन थोड़े से फास्ट हैं तो हम लोग 1 महीना पहले मना लेते हैं, तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना एक ऑनलाइन मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट स्कीम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए डेवलप करी गई है। किस स्टेट के द्वारा, तो ये करी गई है असम के द्वारा। असम ने यहाँ पे इसको लॉन्च करा है। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए, जो
अदर वनरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए लॉन्च करी गई है। ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका नाम भी ट्रिपल एस है, इनके नाम में भी 3 एस आते हैं, तो इनको याद रखना आप लोग। हिमाचल प्रदेश के द्वारा करी गई है। देखो सिंपल अगर तरीका बताऊँ गैस का भी, तो जो जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मेजॉरिटी प्लेसेस में, ऐसा नहीं कि सब जगह पे, वहाँ पे जो स्कीम्स आती है वो मुख्यमंत्री के नाम से आती है, और कई जगहों पे जहाँ पे आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है वहाँ पे वो प्रधानमंत्री के नाम से ये स्कीम जो है वो लॉन्च करते हैं। तो एक ऑप्शनल अप्रोच से अगर जाना चाहोगे तो आप लोग इस तरीके से भी जा सकते हो। लास्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है संप्रीति X1 संप्रीति 11/2023 एनुअल जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, कहाँ पे हुई है? याद रखना उमरोई में हुई है, मेघालय में। 14 दिन तक ये चलेगी, यानी कि आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो ये खत्म हो चुकी है। तो ये जो है ये कौन सा एडिशन था? देखो यहाँ पे याद रखना आसान है, यहाँ पे नाम में ही X1 है, तो 11th एडिशन था, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुई है। तो याद रखना उमरोई मेघालय में इसको करा गया है। तो ये था हमारा अक्टूबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल ही आप लोगों को जो है अक्टूबर सेकेंड वीक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपसे कोशिश की जाएगी कि रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि उसमें आप अपनी तैयारी जो है उसको एनालाइज कर सको कि किस तरीके से आप लोगों की तैयारी जो है वो भी जा रही है, कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। एक कट ऑफ जो है उस प्रैक्टिस सेट का मैं आप लोगों को दे दूंगा। आज जैसे रीजनिंग का होगा तो आप लोग पूरे टाइम पे आना, और उसके अलावा अगर आप लोग करना चाहते हैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।